रिदा फैज से कहती है, फैज तुम अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात कब करोगे? अब और मैं इस तरह तुमसे मिलने नहीं आ सकती। तुम जानती हो रिदा, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि हमारी जल्दी से शादी हो जाए, पर मुझे पता है हम दोनों के पेरेंट्स कभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। निदा कहती है, लेकिन तुमने अभी तक उन्हें राजी करने के लिए कुछ किया भी तो नहीं। अपने अम्मी अब्बू को मेरे घर नहीं भेजा हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। फैज कहता है, अगर मैं अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर जाने के लिए राजी कर भी लूं तो भी कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। खाम मेरे अम्मी अब्बू वहाँ से बेइज्जत होकर लौटेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो फैज? जब तक वो लोग मेरे घर नहीं आएंगे रिश्ता लेकर, मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कैसे कर सकती हूँ? तुम एक बार उन्हें मेरे घर तो भेजो, फिर मैं भी अपने अम्मी अब्बू को जिद करके इस रिश्ते के लिए राजी करने की कोशिश करूंगी। लेकिन पहला कदम तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। रिदा, जब मुझे अंजाम मालूम है तो फिर ये सब करके क्या फायदा? रिदा ने गुस्से से कहा, इसका क्या मतलब हुआ फैज? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या हम दोनों बस हमेशा ऐसे ही छुप छुप कर सारी जिंदगी मिलते रहेंगे? फैज ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे और तुम उनके खिलाफ जाकर मुझसे शादी नहीं कर सकती। तो फिर तुम ही बताओ रिदा, मैं क्या करूं? मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारा रिश्ता ठुकरा देंगे, इस डर से कभी तुम अपने माँ बाप को मेरे घर नहीं भेजोगे। तो क्या हम दोनों का रिश्ता बस ऐसे ही चलता रहेगा? तुम सोच भी नहीं सकते मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता है तो मैं कुछ ना कुछ खामी निकाल कर मना कर देती हूँ, लेकिन अब मैं सबसे आजिज आ गई हूँ और कितने दिन ऐसे ही टालती रहूंगी। आखिर एक ना एक दिन तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे हमेशा यही डर सताता रहता है, कहीं तो मेरे घर आने में इतनी देर ना कर दो कि उससे पहले ही मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी किसी और के साथ कर दें। लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें तो कुछ परवाह ही नहीं। ये कहकर रिदा उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तीसरे दिन रिदा फैज को फोन करके बताती है, फैज, आज मेरे लिए जो रिश्ता आया था, मुझे नहीं लगता कि इस बार अम्मी और अब्बू इस रिश्ते से पीछे हटेंगे। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, वो मेरी शादी करवा कर ही मानेंगे और फिर मना करने की कोई वजह भी तो नहीं। इन लोगों को वो लड़का पसंद आ गया है। उसका नाम राशिद है, बैंक में जॉब करता है। अम्मी तो सुबह से मुझे यही समझा रही हैं कि अब इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। रिदा की बात में दखल देते हुए फैज ने कहा, रिदा, आज ही मैंने अपने अम्मी अब्बू से इस सिलसिले में बात की थी, लेकिन घर में कोहराम मच गया। वो लोग तो तुम्हारे घर किसी भी सूरत में आने को तैयार नहीं हुए। नहीं फैज, ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम किसी भी तरह उन लोगों को यहाँ आने के लिए राजी कर लो, वरना मेरे अब्बू जबरदस्ती मेरी शादी राशिद से करवा देंगे। फैज ने कहा, अगर मैं इन लोगों को वहाँ भेजने में नाकामयाब रहा तो तुम राशिद से शादी कर लेना। शायद हमारी किस्मत में बिछड़ना ही लिखा है। रिदा ने गुस्से से कहा, ये कैसी बात कर रहे हो फैज? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। किसी दूसरे का वजूद भी अपनी जिंदगी में मुझे गवारा नहीं होगा। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। फैज ने कहा, मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता, फिर चाहे मुझे सारी जिंदगी कुंवारा ही क्यों ना रहना पड़े। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ रिदा, मुझे माफ कर देना। ये कहकर फैज ने फोन रख दिया। जो डर हमेशा से रिदा को सताता था, आखिर वो सच हो गया। रिदा को अपनी मर्जी के बगैर ही राशिद से शादी करनी पड़ी। उसे जरा भी गुमान न था कि फैज इस तरह पीछे हट जाएगा। उसने तो कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। रिदा अपने टूटे हुए दिल के साथ राशिद के घर आ गई। उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत इस तरह करनी पड़ेगी, उसने कभी सोचा भी न था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, राशिद की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। वक्त गुजरने के साथ साथ रिदा को भी एहसास हो गया कि राशिद एक नेक और शरीफ इंसान होने के साथ साथ एक बेहतरीन शौहर भी है। राशिद एक अच्छा शौहर होने के सारे फर्ज अदा करता।
रिदा का बहुत ख्याल रखता। रिदा भी एक अच्छी बीवी की तरह उससे पेश आती। खबर ही नहीं हुई कब रिदा के दिल में उसने जगह बना ली और इसके साथ ही फैज़ की यादें उसके जहन से मिटती चली गईं। वो अपनी खुशहाल जिंदगी में आगे बढ़ती गई। उसके एक खूबसूरत बेटा हुआ। बच्चे के आने से उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अपनी घर गृहस्थी में इतना बिजी हो गई, 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक एक शॉपिंग मॉल में उसकी फैज़ पर नजर पड़ी तो वो उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन फैज़ ने खुद पीछे से आवाज देकर उसे रोक लिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रिदा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने देखा ही नहीं था। फैज़ ने कहा, मुझे मालूम है रिदा, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। रिदा ने फौरन अनजान बनते हुए कहा, अरे नहीं, शायद मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम यहाँ इस शहर में क्या कर रहे हो? फैज़ ने जवाब दिया, मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया था, मैं तो काफी वक्त से यहीं हूँ। तुम बताओ कैसी हो? रिदा ने इतराते हुए जवाब दिया, कैसी दिख रही हूँ, शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे किस्मत से जो भी मिला वो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है जिसकी मैंने तमन्ना की थी। फैज़ ने उदास लहजे में जवाब दिया, मुझ पर तंज कस रही हो? हाँ ठीक है, तुम्हें पूरा हक है, मैं इसी लायक हूँ, लेकिन तुमसे बस यही गुजारिश है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें अपने दिल से निकाल दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे माफ कर दो, बेशक तुम मुझसे नाराज रहो, लेकिन खुद को अजियत मत दो। तुम गलत समझ रहे हो फैज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें कब का भुला चुकी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं अपने शौहर और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, रिदा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। फैज़ ने कहा, ये जानकर खुशी हुई। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। इतने दिन बाद मिली हो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। नहीं फैज़, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने बेटे को घर पर छोड़कर आई हूँ। मेड ज्यादा देर तक उसे नहीं संभाल पाएगी, वो रोना शुरू कर देगा। फैज़ ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी जाओ, लेकिन फिर कब मुलाकात होगी ये तो बताते जाओ। क्यों क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? रिदा ने मुंह बनाते हुए उसकी बात का जवाब दिया। इतनी संगदिल ना बनो रिदा, माना हम दोनों साथ नहीं हैं, हमारे बीच फासले बढ़ गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि कभी हम दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की थी। बस उसी की खातिर मुझसे मिलने आ जाना। मैं जानता हूँ अब तुम मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो, तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं, लेकिन इतना तो एहसान कर ही सकती हो, मुझे अपने साथ कुछ वक्त गुजारने की इजाजत दे दो। रिदा के लाख मना करने के बावजूद भी फैज़ ने उससे मिलने का वादा ले ही लिया। उसके बाद रिदा घर वापस तो आ गई, लेकिन उसका दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। फैज़ की मुलाकात ने उन यादों को ताज़ा कर दिया जिनसे उसने बामुश्किल पीछा छुड़ाया था। पहली मोहब्बत का असर इंसान के दिल पर इस कदर होता है कि काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद भी वो हमेशा दिल के किसी कोने में मौजूद रहती है। माजी में फैज़ के साथ बिताए हुए लम्हों ने उसकी मोहब्बत की कशिश को फिर से जिंदा कर दिया। रिदा फैज़ से मिलने चली आई। वो दोनों एक कैफे में मिले। फैज़ ने कहा, मुझे मालूम था रिदा तुम ज़रूर आओगी, आखिर तुमने भी मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत की थी और आज वही तुम्हें यहाँ तक खींच लाई। रिदा ने कहा, मैंने बहुत पहले ही उस मोहब्बत को और उन यादों को दफन कर दिया। अब ना मैं उस बारे में सोचना चाहती हूँ और ना ही मुझे तुमसे उस मसले पर कुछ बात करनी है। हमारे बीच जो भी था वो सब भूल जाओ। रिदा, तुमसे मिलकर मेरे दिल को सिर्फ खुशी ही नहीं मिली बल्कि बहुत सुकून भी हासिल हुआ, ये जानकर कि तुम अपने शौहर और बेटे के साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हो। मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए यही दुआ की है कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। हर वक्त तुम्हारी याद मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहती। कई महीनों तक मेरे दिल को यही मलाल रहा कि शायद मेरी बुज़दिली की वजह से तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो गई, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने मुझे तुम्हारे बगैर जीना सिखा दिया। रिदा ने कहा, जब राशिद मेरी जिंदगी में आए उस वक्त मैं इस कदर टूटी हुई थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब खत्म हो गया।
लेकिन राशिद की मोहब्बत ने मेरे जख्मों पर मरहम का काम किया। उसके बाद मेरे बेटी की पैदाइश से मेरी जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया। ये बात और है कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने का ख्वाब सजाया था, पर तुम पीछे हट गए। अगर तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया होता तो आज हम दोनों इस तरह इस कैफे में ना मिल रहे होते। हाँ, शायद मैं उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। सच कहूँ तो मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया। मेरे दिल में तुम्हारा आज भी वही मकाम है जो सालों पहले था। वक्त गुजरने के साथ यादें धुंधली पड़ सकती हैं, लेकिन मोहब्बत की शिद्दत कभी कम नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त गुजारा है। मैं कभी चाह कर भी उसे नहीं भुला सकता। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा अभी भी मेरे जहन में ताज़ा है। रिदा ने उसकी बात में दखल देते हुए कहा, मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई। फैज ने कहा, अरे इतनी जल्दी? अभी तो तुम आई हो, प्लीज कुछ देर और ठहरो ना। नहीं फैज, मैं और ज्यादा नहीं रुक सकती, मेरा बेटा रोने लगेगा, मेड परेशान हो जाएगी। ये कहकर रिदा वहाँ से चली गई। वक्त का तो बहाना था। शायद रिदा खुद भी नहीं चाहती है कि गुजरे हुए लम्हों की याद दिलाकर फैज उसके दिल के तारों को छेड़े, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दिल में उठते हुए मोहब्बत के तूफानों से खुद को नहीं बचा पाई और फैज की तरफ खींचती चली गई। रिदा और फैज की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। रिदा को फैज से मिलना, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता, इसीलिए जब राशिद ऑफिस में होता तो वो किसी न किसी बहाने से अपने बेटे को मेड के सुपुर्द करके घर से निकल आती। एक दिन कैफे में फैज ने रिदा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, रिदा, न जाने क्यों आज भी तुमसे मिलकर दिल को बहुत सुकून हासिल होता है। पहले भी हम दोनों को एक दूसरे से मिलकर कितनी तसल्ली होती थी। हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर भी हमारी शादी नहीं हो पाई। लेकिन रिदा, वो वक्त और था। उस वक्त तुम अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं ले सकती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तुम खुद अपनी जिंदगी की मालिक हो। अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले तुम खुद कर सकती हो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारी खुशी किस में है और तुम क्या हासिल करना चाहती हो, ये सब तुम्हारी मर्जी पर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम जब भी कोई फैसला लोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पहले जो गलती की थी वो अब नहीं करूंगा। तुम एक कदम आगे बढ़ा कर तो देखो, मैं वादा करता हूँ इस बार पीछे नहीं हटूंगा। रिदा ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, काफी वक्त हो गया, घर पर फोन करके मेड से पूछ लूं सब ठीक तो है। मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ तुमसे मिलने आ तो जाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। ये कहते हुए रिदा ने अपना फोन बैग से निकाला तो उसे देखकर वो चौंक गई। अरे इतनी सारी मिस्ड कॉल, ना जाने क्या हुआ है। मेरी मेड काफी देर से कॉल कर रही थी, लेकिन मेरा फोन साइलेंट पर था। तभी राशिद की कॉल आने लगी। रिदा ने झट से कॉल रिसीव की। राशिद से बात करने के बाद उसने जल्दी से मोबाइल बैग में रखा और खड़ी हो गई। क्या हुआ रिदा, इतनी परेशान क्यों हो गई? फैज ने पूछा। राशिद बहुत गुस्से में है, वो घर आ चुके हैं, मुझे अभी जाना होगा। हाँ ठीक है, चली जाना, लेकिन इतना घबरा क्यों रही हो? तुम मुझसे डरती हो क्या? ऐसी बात नहीं है फैज, मेरा बेटा गिर गया है, उसे चोट आई है, बस इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। वैसे भी मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आई हूँ। फैज ने कहा, तो क्या हुआ? अब क्या एक एक कदम तुम उससे पूछ कर रखोगी? तुम्हारी भी अपनी कोई जिंदगी है, क्या अपनी मर्जी से तुम कहीं जा भी नहीं सकती? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी जाती हूँ। ये कहकर रिदा वहाँ से चली गई। रिदा घर आई तो देखा राशिद बेटे को गोद में लेकर लिविंग रूम में टहल रहा है। रिदा को देखते ही वो उस पर बरस पड़ा। कहाँ गई थी तुम? कितनी देर से मेड तुम्हें फोन कर रही है? रिदा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। ये कहते हुए उसने बेटे को राशिद की गोद से लिया और अपने बेडरूम में आ गई। राशिद भी उसके पीछे आ गया। उसने एक बार फिर पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया रिदा, तुम कहाँ गई थी? जब तुमने कॉल रिसीव नहीं की तो मेड ने मुझे कॉल की। वो बता रही थी तुम अक्सर दोपहर में बाहर जाती हो। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा कौन सा काम है जो इतना जरूरी है
कि तुम अपने बेटे को घर में अकेला छोड़कर चली जाती हो। रिदा ने कहा, अकेला छोड़कर नहीं जाती हूँ, मेड होती है घर में उसकी देखभाल करने के लिए। और फिर आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती? मुझे हर बात के लिए आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? राशिद ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी? कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर ही सकती हो ना। लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो तुम्हें जानना पड़ा? मेरे आने का इंतजार तो कर सकती थी ना। ये कहकर राशिद गुस्से से कमरे का दरवाजा तेजी से पटक कर बाहर चला गया। रात के वक्त राशिद दूसरी जानिब करवट लेकर लेटा सो रहा है, लेकिन रिदा की आंखों में नींद नहीं। फैज की बातें उसके जहन में घूम रही हैं। ठीक ही कहा था फैज ने, उस वक्त मैं मजबूर थी, इसलिए मुझे राशिद से शादी करनी पड़ी। लेकिन अब मेरी क्या मजबूरी है? अब मैं क्यों इस रिश्ते को ढो रही हूँ जो जबरदस्ती मुझ पर थोपा गया है? फैज मेरी जिंदगी में आ गया। किस्मत ने एक बार फिर से मुझे उससे मिला दिया। पहले हालातों से मजबूर होकर मैं उससे दूर हो गई थी, लेकिन अब मैं उससे जुदा नहीं हो सकती। शायद कुदरत को यही मंजूर था, इसीलिए उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते वक्त रिदा ने कहा, राशिद, मुझे आपसे तलाक चाहिए। रिदा की बात सुनकर राशिद ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, रिदा, पागल हो गई हो क्या? कल वाली बात पर तुम इतना नाराज हो गई? मियाँ बीवी के बीच हल्की फुल्की बहस तो होती रहती है, इसमें बात तलाक तक कैसे पहुंच गई? रिदा ने कहा, बात सिर्फ वो नहीं है राशिद, शायद आपको नहीं मालूम, मैं आपसे शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मजबूरी में बनाया हुआ रिश्ता और कितने दिन चल सकता है? मैं इस रिश्ते का बोझ अब और नहीं ढो सकती। बेहतर होगा हम दोनों अलग हो जाएं। आप मेहरबानी करके मुझे आज़ाद कर दें। राशिद ने गुस्से से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक जरूर दूंगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकते। अलग होने का फैसला तुम्हारा है रिदा। तुम एक खुदगर्ज माँ हो, अपनी ख्वाहिशों की खातिर एक बच्चे को बाप के प्यार से महरूम कर देना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा बेटा यहीं मेरे साथ रहेगा। ये कहते हुए राशिद ने रिदा को तलाक दे दी। रिदा ने गुस्से से चीख कर कहा, आप मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकते, मैं कोर्ट के जरिए इसे हासिल कर लूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन अपने बेटे को लेने जरूर आऊंगी। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल आई। उसने फैज को कॉल करके कहा, फैज, अभी मुझे लेने आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फैज ने कहा, क्या हुआ रिदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, और अब हमारे साथ सब ठीक ही होगा। फैज, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारे रिश्ते के बीच कोई नहीं आ सकता। राशिद ने मुझे तलाक दे दी। क्या? फैज ये सुनकर चौंक पड़ा। ये कैसे हुआ? तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? फैज, तुम ही ने कहा था ना, मैं जो भी फैसला लूंगी तुम उसमें मेरा साथ दोगे। अब तुम जल्दी से यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो रिदा? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, यहाँ घर में मेरी बीवी है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे ला सकता हूँ? फैज की बात सुनकर रिदा के होश उड़ गए। ये तुम क्या कह रहे हो फैज? तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये सब तो तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। फैज ने बड़े इत्मीनान से कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं रिदा। रिदा ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। तुमने कहा था कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। हाँ रिदा, ये सच है, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और फिर मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? मैं बस अपने साथ तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, समझने की कोशिश करो। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और फिर इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? मैं उसे किस गुनाह की सजा दूं? मैं तुम्हारे लिए उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैंने तो तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना शौहर। मैंने उन्हें किस बात की सजा दी? उनका भी तो कोई कसूर नहीं था। तुमसे रिश्ता जोड़ने की खातिर मैंने अपना सबसे कीमती रिश्ता तोड़ दिया।
फैज ने कहा, ऐसा मत कहो रिदा, मैं तुमसे अपना रिश्ता कभी खत्म नहीं करूँगा। मैं अपने वादे के मुताबिक हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं कहीं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करवा दूंगा। तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फैज उधर से बोलता जा रहा है, लेकिन रिदा का बदन तो जैसे सुन पड़ गया है। वो रोड के किनारे बस स्टैंड पर बुत बनी बैठी है। उसे अपनी सुध ही नहीं, मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। रिदा के साथ जो भी हुआ उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी इजाज़त के बगैर कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कोई आपको धोखा दे तो ये उसकी गलती है, लेकिन वही इंसान अगर फिर से आपको धोखा दे तो ये आपकी गलती है। कोई भी गलती आप जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दोहराते हैं तो ये गलती नहीं, आपकी ख्वाहिश है। कभी कभी अपने गलत फैसलों से हम वो सब कुछ खो देते हैं जो हमें किस्मत से मिला होता है। जिंदगी में ज़्यादातर फैसले इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि जहां हमें अमली तौर पर सोचना चाहिए वहां हम जज्बाती हो जाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए फैसलों को लेते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल हमारे आज के लिए हुए फैसलों पर ही निर्भर है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।